हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है मैं आपके लिए रेशियो एंड प्रपोर्शंस की बहुत ही धमाकेदार क्लास लेके आया हूं। आज की क्लास हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है और ये रेशियो एंड प्रपोर्शन की 5th क्लास है। तो इसके पहले जो क्लासें हमने पढ़ी हैं उनमें से कुछ क्लासों में हम लोगों ने जो है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा की है और जो बाकी क्लासें हैं जैसे कि आपने जो फर्स्ट और सेकंड क्लास पढ़ी है उसमें हम लोगों ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझे हैं। फिर हमने बाकी जो क्लासें पढ़ी हैं थर्ड फोर्थ, ठीक है ना, आज ये 5वीं क्लास है, ठीक है ना। तो बाकी क्लासों में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के सॉल्व किए हैं, ठीक है। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूं। आज की क्लास भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एट सम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए बॉय ऑफ हाइट 1.4 मीटर इज 1.2 मीटर। एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए बिल्डिंग इज 5.4 मीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। किसी समय 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है। भवन की ऊंचाई कितनी है बताइए भाई। 7.5 मीटर है, 8 मीटर है, 5.6 मीटर है कि 6.3 मीटर है। ए बी सी और डी में से कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो यहां पर देखें अगर तो बात हो रही है यहां पे जो है कि जो है किस देखो एक आपका एक लड़का दिया है, एक बिल्डिंग की ऊंचाई दी गई है। अब उसकी जो शैडो की बात की गई है, अगर मैं शैडो की लेंथ की बात करूं तो शैडो की जो लेंथ है वह लड़के की कितनी है 1.2 और भवन की कितनी है आपकी 5.4, ठीक है ना। अब यहां पर मुझे जो आपका हाइट पता है, किसकी पता है, लड़के की पता है, बिल्डिंग की मुझे निकालना है। तो यहां पर देखिए अगर मैं लेंथ में इनके लेंथ में जो है एक रेशियो बना लूं, जैसे अगर मैं सबसे पहले लेंथ की बात कर लूं, ठीक है ना, और लेंथ में रेशियो किस में बनाऊंगा, बॉयज और आपके जो है बॉयज और बिल्डिंग में। बॉयज और बिल्डिंग का जो आपका यहां पर दिया गया है शैडो का लेंथ, उसकी जो है एक मैं बना लेता हूं रेशियो। जैसे बॉयज का रेशियो दिया गया है, लेंथ दी गई है 1.2 और इसका दिया गया है 5.4। इनका रेशियो कितना होगा लेंथ का, जरा देख लें भाई। तो आपने कहा पॉइंट से पॉइंट हट गया, 12 को जरा किससे काट दो, 6 से। 6 2 12 और 6 9 नहीं 6 2 12 6 9 54। 2 रेशियो आपका 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 2 रेशियो 9 हो जाएगा। अब जरा देखें, अब यहां पर जो आपकी हाइट दी गई वो किसकी दी गई है, बॉय की दी गई है, कितनी 1.7 मीटर। और यहां पर अगर हम लेंथ की बात करें तो जो लेंथ है, जो शैडो का लेंथ है वो 2 रेशियो 9 का है। तो हम यहां पर कर सकते हैं कि 2 इक्वल्स टू, अब ये 2 किसका है आपका, बॉय का है, 9 बिल्डिंग का है, ठीक है ना। तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.4 मीटर के। ये बात मेरी समझ में आ रही है भाई। चूंकि ये रेशियो 2 रेशियो 9 हो गया, 2 किसका है आपका लेंथ, 2 है आपका बॉय का, 9 किसका है बिल्डिंग का। अब जो बॉय की हाइट दी गई है 1.4 दी गई है, तो 1.4 किसके बराबर में हो जाएगा, 2 के बराबर में। तो 2 इक्वल टू 1.4, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.4 अपॉन 2, 2 7 14 होता है। तो 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका पॉइंट में 7, 1 इक्वल टू हो जाएगा 0.7। अब अगर मैं बॉयज और बिल्डिंग के हाइट की बात करता हूं, ठीक है ना, बॉयज और बिल्डिंग के हाइट की बात करता हूं तो यहां पर देखें बहुत आसानी से अब आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 0.7 जो आपको पहले से पता है, और ये हो जाएगा 9 इंटू 0.7 तो ये हो जाएगा आपका 1.4 और ये हो जाएगा आपका 6.3। कितना हो जाएगा 6.3, क्योंकि एक अंक के दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 0.7 है तो 0.3 इधर हो गया, ये 1.4 ये इसकी हाइट हो जाएगी 6.3। तो जो बिल्डिंग है उसकी जो हाइट है वो 6.3 मीटर होगी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और भवन की ऊंचाई ही तो पूछा है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो जाएगा 6.3 मीटर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो समझ में आया कैसे भाई? सबसे पहले शैडो की लेंथ दी गई थी दोनों की, तो वहां से हमने रेशियो बना लिया। रेशियो बनाने के बाद आपकी जो बॉयज का है रेशियो क्या निकल गया है 2:9। बॉयज की हाइट कितनी दी गई थी 1.4 मीटर, तो 2 इक्वल टू 1.4 तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 0.7। तो बॉयज की हाइट हो जाएगी 1.4 जो कि आपको पता थी। बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी 6.3 मीटर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। कह रहा कि द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3:4। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम द न्यूमरेटर द न्यू फ्रैक्शन बिकम्स 2/3 ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन। व्हाट इज द न्यूमरेटर ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन? एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। मूल भिन्न का अंश कितना है बताइए भाई? 27 है, 38 है, 10 है कि आपका जो है 44 है। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहां पर देखो, आपको जो एक फ्रैक्शन दिया गया है उसका न्यूमरेटर दिया गया है 3 और डिनोमिनेटर दिया गया है 4। तो हम मान के चलते हैं कि जो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ठीक है ना, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर कितना है, उसका न्यूमरेटर कितना है, ठीक है ना, उसका न्यूमरेटर कितना है। तो आपने मान लिया ओरिजिनल फ्रैक्शन का न्यूमरेटर आप 3x मान लो, और डिनोमिनेटर कितना मान लो, डिनोमिनेटर मान लो आप 4x। कितना मान लो 4x मान लिया आपने, 3x और क्या मान लिया 4x। भाई चूंकि 3/4 दिया गया है तो हमने न्यूमरेटर मान लिया 3x और डिनोमिनेटर मान लिया 4x। अब देखिए क्या कह रहा है, अगर इसके न्यूमरेटर में हम 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं, अर्थात 3x माइनस 9 कर देते हैं अपॉन 4x, तो ये जो आपकी द न्यू फ्रैक्शन जो नया भिन्न बनेगा वो जो है ओरिजिनल फ्रैक्शन का 2/3 हो जाता है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हमने माना है 3x अपॉन 4x, इसका ये क्या हो जाता है कितना 2/3 हो जाता है। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। देखिए x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा आपका 3x माइनस 9 अपॉन 4 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/2। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना भाई। 3x माइनस 9 न्यूमरेटर आपका 3x था, डिनोमिनेटर आपका 4x था, तो यहां पे आपको न्यूमरेटर में 9 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3x माइनस 9 अपॉन 4x ये किसके बराबर में हो जाएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या आपका 3x अपॉन 4x उसका 2/3 है, ठीक है ना। तो इसमें इंटू जब 2/3 करेंगे कितना बचेगा 1/2 बचेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लें, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दें, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर लें और 1 का मल्टीप्लाई इधर कर दें। 4x है ना, ये क्या है आपका 4x होगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्या होगा 4x। तो ये हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा 2 3 6x माइनस 18 माइनस हो जाएगा ये आपका 18 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4x। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 4x इक्वल टू 18, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 18। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 9।
x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। बात मेरी समझ में आ गई? x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप न्यूमरेटर की बात करते हैं तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, अगर आप न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर अर्थात जो अंश है वो आपका 3x था, x की वैल्यू 9 है तो ये 27 हो जाएगा। अगर आप डिनोमिनेटर की बात करते हैं, अगर आप जो है डिनोमिनेटर की बात करते हैं, जो आपका जो है हर है, अगर आप हर की बात करें तो ये आपका कितना है 4x 4 × 9, ये हो जाएगा आपका 36। तो न्यूमरेटर अर्थात अंश कितना है आपका 27 और आपका जो हर है अर्थात डिनोमिनेटर कितना है आपका 36, ठीक है ना। तो हमसे ओरिजिनल फ्रैक्शन का नोमिनेटर पूछा था तो 27 ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मूल भिन्न का अंश कितना है आपका 27 है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। कैसे हुआ बात समझ में आ गई, ठीक है ना। आपको जो फ्रैक्शन दिया गया था कितना दिया 3:4 दिया गया था, ठीक है ना। हमने मान लिया कि उसका न्यूमरेटर 3x था और आपका डिनोमिनेटर 4x था, ठीक है। तो अगर आपके इसके न्यूमरेटर में अगर हम 9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो आपका फ्रैक्शन आता है वो आपके ओरिजिनल फ्रैक्शन का 2/3 होता है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन 3x/4x था, उसका 2/3 जब निकाल कितना आ गया 1/2 आ गया, फिर हमने 2 का इधर मल्टीप्लाई किया, x इक्वल टू 9 आ गया। तो न्यूमरेटर हो जाएगा आपका 3x था तो 3 × 9 तो 27, डिनोमिनेटर आपका 4x था, 4 × 9 तो 36। आपसे न्यूमरेटर पूछा गया तो 27 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। विच फ्रैक्शन इज द सेम रेशियो विथ 1/27 एज इज द रेशियो विथ 3/11 एंड 5/9। वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। 1:67 कि 1:23 कि 1:55 कि 1:75। तो यहां पर देखें क्या कह रहा है, कौन सी भिन्न है, ठीक है ना। तो मान कर लेते हैं लेट द फ्रैक्शन इज x, या कुछ भी मान लो ABCD कुछ भी आप मान सकते हैं। वह फ्रैक्शन को तो मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन इज a, क्या मान के चलते हैं a मान लेते हैं, ठीक है ना। लेट द फ्रैक्शन a, वो फ्रैक्शन आपका वो भिन्न x है जिसका जो है 1/27 के साथ में वही रेशियो है जो आपका 3/11 तथा 5/9 का है। तो अब देखिए इसको हम क्या कैसे ऐसे लिख सकते हैं, a रेशियो 1/27 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 3/11 रेशियो 5/9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर आप लगा दीजिए क्या, यहां पे आप लगा दीजिए फोर्थ प्रोपोर्शनल, यहां पे आप लगा दीजिए फोर्थ प्रोपोर्शनल। जब फोर्थ प्रोपोर्शनल आप लगाते हैं तो कोई A B C एंड D, ठीक है ना। तो यहां पे जब आप चतुर्था अनुपाती लगाते हैं, ठीक है ना, समानुपाती प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा आपका A × 5/9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1/27 × 3/11। बात क्लियर है, इसको ऐसे आप समझ लीजिए। देखिए अगर आप लिखते हैं कि A रेशियो B, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल C रेशियो D, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका A × D रेशियो C × B, ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है। तो वही चीज तो है यहाँ पे ये AB हो गया, ये CD हो गया, तो A × D इक्वल्स टू हो जाएगा B × C, ठीक है ना। अब जरा देखो इसको सॉल्व करिए, 3 9 27, तो ये हो जाएगा A × 5/9 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/99। तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आपने कहा ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा आपका 99 × 5, 9 11 99, तो ये हो जाएगा आपका जो है A इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/55। तो ये जो आपका रेशियो आएगा कितना आएगा आपका
1:55 आएगा, 1:55 आएगा। ठीक है ना। तो जो आपका अनुपात है वो क्या होगा, 1:55 होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। जो आपका जो है 1/27 के साथ वही रेशियो बनाएगा जो आपका 3/11 तथा 5/9 का रेशियो है। क्लियर है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। There were a dozen glasses in a box. Which of the following cannot be the ratio of broken and unbroken glasses when the box falls? एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। तो यहां पर देखिए, एक पेटी में कितने दर्जन, 1 दर्जन, 1 डजन। 1 डजन का मतलब कितने हो गए, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि 1 दर्जन अर्थात अगर मैं कहूं 1 डजन का मतलब क्या हुआ, 1 डजन का मतलब क्या हुआ, कितने केले थे पेटी में बताइए जरा। तो आपने कहा 12 थे। ठीक है, 1 डजन मतलब 1 दर्जन मतलब कितना हो गया, 12 केले। अब आपको देखना है कि इन रेशियो में से कौन सा रेशियो है जो जिससे आपका 12 डिवाइड नहीं होगा, अर्थात वह उसका फ्रैक्शन नहीं हो सकता, फैक्टर नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं बात करूं तो पहला आपका दिया है 4:7, तो आपने कहा यह है आपका 4 + 7, यह है 11। 11 से 12 डिवाइड नहीं होगा। दूसरा है 2:1, तो हो जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा 3 से 12 डिविजिबल है। 3:1, ये हो जाएगा 3 + 1, तो आपका जो है 4 से आपका 12 डिविजिबल है। 5:7, ये हो जाएगा आपका 5 + 7, 12 से आपका 12 डिविजिबल है, अर्थात यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्लियर है। जो आपका नहीं हो सकता फैक्टर वो आपका 4:7, चूंकि 11 से 12 डिविजिबल नहीं होगा, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बताएं भाई क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रेशियो, निम्नलिखित में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है बताइए। 17:25 कि 21:29 कि 15:23 कि 7:15। इन चारों में, चारों रेशियो सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है, ठीक है ना। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई। 17:25 सबसे बड़ा होगा कि 21:29 सबसे बड़ा होगा कि 15:23 सबसे बड़ा होगा कि आपका 7:15 सबसे बड़ा होगा। तो यहां पे जरा देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है। पहला दिया गया है आपका 17/25, ओके। दूसरा फ्रैक्शन आपको दिया गया है 21/29। तीसरा आपको दिया गया है 15/23 और चौथा आपको दिया गया है 7/15। अब आपको देखो, फ्रैक्शन में कभी भी अगर आपको स्मॉल या लार्जेस्ट निकालना हो, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट निकालना हो, छोटा या बड़ा निकालना हो, उसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको यहां कहीं भी भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं करना आपको कि हाँ अब आप 25 से 17 को भाग दें या 29 से 21 को भाग दें। ये तो बड़ी बड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि 29 का टेबल हमें याद नहीं है और वहां पर अगर हम वहां पे करते तो बहुत टाइम लग सकता है हमें। तो इसका देखिए एक डायरेक्ट तरीका क्या होता है, जरा उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस देखना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का आपको डिफरेंस देखना है। तो यहां पे जरा देखिए कितने का डिफरेंस है। आपने कहा 8 का डिफरेंस है। यहां कितने का है, यहां भी 8 का है। यहां कितने का है, यहां भी 8 का है। यहां कितने का है, यहां भी 8 का है। अगर डिफरेंस बराबर है
ठीक है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस अगर बराबर है तो क्या करना है आपको, सिंपल सी एक लाइन याद रखनी है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस बराबर है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा फ्रैक्शन। सिंपल सी एक लाइन याद रखनी है कि अगर डिफरेंस बराबर हुआ तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा फ्रैक्शन। जैसे यहां पर देखिए, अगर मैं न्यूमरेटर की बात करता हूं तो यहां पे सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, 21 सबसे बड़ा है। तो आपका जो लार्जेस्ट रेशियो है ना, जो लार्जेस्ट रेशियो है वो हो जाएगा आपका 21/29। जो लार्जेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा आपका 21/29। अगर आपसे मैं कहता कि स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, सबसे स्मॉलेस्ट जो है आपका रेशियो कौन सा है, तो आप कहते 7/15। तो बात मेरी समझ में आई। कभी भी अगर फ्रैक्शन में पूछा जाता है रेशियो, भाई रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन को हम रेशियो में लिख सकते हैं। तो अगर कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर दिमाग में बात है, अगर आपका डिफरेंस बराबर न हुआ तो क्या करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा उसका आप एलसीएम ले लेना और एलसीएम जो आएगा, ठीक है ना, उनके बीच जो डिफरेंस है उससे उसको भाग दे देना। अब भाग देने के बाद उसका जो भी आए आपका जो है भागफल, जितनी बार वो भाग जाएगा, जो कोशिएंट आएगा, ठीक है ना, तो उसका जो है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना। जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, जिसकी वैल्यू छोटी आएगी वो छोटा फ्रैक्शन होगा। सिंपल सा तरीका है। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है फ्रैक्शन चैप्टर में। तो अगर अभी तक आपने फ्रैक्शन चैप्टर को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए। देखिए हर टॉपिक कहीं ना कहीं दूसरे से रिलेट होते हैं, ठीक है ना। अब अगर ये क्वेश्चन आपका जैसे हमने फ्रैक्शन पढ़ लिया, अब फ्रैक्शन से क्वेश्चन रेशियो में आ गया तो करने का तरीका तो वही होगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 21/29। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। सबसे बड़ा फ्रैक्शन 21/29 होगा और सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो आपका 7/15 होगा, क्योंकि यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो कैसा है आपका, चारों में बराबर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि द साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:12 if the area of the triangle is 270 centimeter square, then what will be the length of the hypotenuse? किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई कितनी है, बताइए भाई। 48 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर कि 46 सेंटीमीटर। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहां पर देखो समकोण बनाने वाली भुजाएं दी गई हैं 5:12 में। तो अगर हम यहां पर बात करें और फिर हमको दिया गया है ट्रायंगल का एरिया दिया गया है, तो ट्रायंगल का राइट जो आपका क्या है, राइट एंगल है ना, राइट एंगल का जो है एरिया क्या होता है। तो मैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात अगर करता हूं मैं, राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इसका जो एरिया है, वो क्या होता है 1/2 हाइट, ये हो जाएगा आपका क्या, आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके, ठीक है, बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपको जो है 5:12 दिया गया है, तो आपने कहा कि ये हो जाएगा आपका जो है दो भुजाएं हैं, दो आपकी जो है ट्रायंगल की साइड्स दी गई हैं, उनका क्या साइड्स का रेशियो क्या दिया गया है, साइड्स का जो रेशियो है, साइड्स रेशियो जो दिया गया है आपका, वो दिया गया है आपका 5:12।
तो अगर मैं बात करूं जो है यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 5 इंटू 12 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 270। कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। ठीक है ना। अब जरा देख लो इसको, ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 270 इंटू 2 अपॉन हो जाएगा 5 इंटू 12। ठीक है, इसको जरा डिवाइड करो भाई, इसको जरा जो है डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा आंसर? तो यहां पर देखिए कितना आएगा भाई, जरा इसको डिवाइड करिए। तो 12 से डिवाइड कर दें, 12 2 जा कितना हो जाएगा? 12 2 जा 24 और 270 को अगर हम, तो 12 2 जा 24 बचेगा 3। नहीं, 12 से डिवाइड नहीं होगा, ये 12 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना। इसको हमें इस प्रकार से डिवाइड करना पड़ेगा कि भाई ये इससे डिवाइड हो जाए। यहाँ पे इंटू कितना लिखा है? 6, और ये कितना इंटू 12 है, सॉरी इंटू 12, और ये हो जाएगा आपका 270। देखो इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, 2 6 जा कितना हो जाएगा आपका जो है 12 हो जाएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 5 जा हो जाएगा आपका 25, 5 4 जा हो जाएगा आपका 20, 6 9 जा हो जाएगा आपका 54। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ये दो आपकी साइड से दी गई हैं, तो यहां पे जो ये वैल्यू है ना, ये आपकी 1 स्क्वायर होगी, चाहे उसको आप यक्स मान लो चाहे उसको आप 1 मान लो। तो हमने उसको 1 मान के चला है, तो यहां पे जैसे 5x 12x मानते तो ये x स्क्वायर हो जाता। तो यहां पे चूंकि दो साइड है, कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर होगा इसका, चूंकि ये 5x और 12x का जो मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा आपका 60x स्क्वायर होगा। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1 स्क्वायर इक्वल टू 9, तो 1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 3, 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। 1 स्क्वायर क्यों लिखा है मैंने, ये बात मेरी आपको समझ में आ रही है? इसलिए क्योंकि अगर आप यहां पर यक्स मानते तो ये 5x और ये 12x होता कि नहीं होता? तो जब इसका मल्टीप्लाई करते तो ये x स्क्वायर आता। तो हमने वहां पे यक्स नहीं माना, हमने वहां पे 1 माना है। तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 9, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3। अब देखो साइड्स क्या हो जाएंगी इसकी, तो अगर मैं बात करूं इसके साइड्स की, तो साइड्स जो है इसकी हो जाएंगी, जो भुजाएं हैं वो 5 इंटू 3 रेशियो 12 इंटू 3, अर्थात ये हो जाएगा जो है 15 रेशियो 36। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है? तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो अब आपको पता है, आपको समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला पता है। ठीक है ना। हाइपोटेनस का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया? हाइट हो गई। ठीक है ना। परपेंडिकुलर क्या हो गया? हाइट हो गई। और आपका बेस क्या हो गया? आधार हो गया। और यहां पर देखो तो दो साइड दी गई थी भाई, चूंकि ये बेस इंटू हाइट, तो हाइट किसको हम ले लेंगे? जो परपेंडिकुलर है, और हमको हाइपोटेनस बताना है। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बराबर, अर्थात हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा आपका जो है? हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका 15 स्क्वायर। ठीक है ना। ये रूट में जाएगा, चूंकि होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमने हाइपोटेनस का स्क्वायर हटा दिया, तो एक रूट में चला जाएगा, ये हो जाएगा 15 स्क्वायर अब प्लस आपका 36 स्क्वायर, 36 का स्क्वायर। अच्छा 15 का स्क्वायर कितना होता है? तो आपने कहा 15 का स्क्वायर होता है 225, 36 का स्क्वायर होता है 1296। नहीं आता तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। निकालने के बहुत अच्छे से मेथड हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं, स्क्वायर निकालने के, स्क्वायर रूट निकालने के। ठीक है ना। तो यहां पे जो है 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1296। अब इसको जरा जोड़ ली, कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा जो है आपका कितना हो जाएगा, जरा ऐड करिए भाई। 6 5 11 तो 1 आएगा, 1 आपका कैरी हुआ। 9 2 11 1 12 तो 2 आएगा, 1 कैरी हुआ। 2 2 4 1 5 तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1521
1521 आएगा। अब जरा देखो ये किसका आपका जो है स्क्वायर रूट होता है, जरा निकालें। देखें लास्ट में या तो 1 आएगा, देखो लास्ट में या तो 1 आएगा और या तो क्या आएगा 9 आएगा। लास्ट में या तो 1 आएगा या तो क्या आएगा 9 आएगा। अब हमने यहां पर क्या बना लिया पेयर, देखो यहां पेयर, यहां से तो कितने बचे 2 बचे, तो यहां पे 15 बचा। 15 किसके स्क्वायर से बड़ा किसके स्क्वायर से छोटा है, तो आपने कहा 15 3 के स्क्वायर से बड़ा है, ठीक है ना, और आपका 4 के स्क्वायर से छोटा है। तो हमेशा यहाँ पे हम छोटा लेते हैं, छोटा नंबर लेते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, यहाँ पे आप 3 लेंगे, यहाँ पे आप क्या लेंगे भाई ये 1 और ये 9, तो यहाँ पे आप 3 लेंगे, 31 का होगा या तो 39 का होगा। 36 का आपको पता है कि 1296 होता है, 36 का आपको पता है कि 1296 होता है, तो ये किसका हो जाएगा 39 का हो जाएगा, ठीक है, किसका हो जाएगा 39 का। तो जो हाइपोटेनस है वो आपकी आ जाएगी 39 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई, कैसे निकालना है बात समझ में आपको आ गई, ठीक है ना। तो जब 1521 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 39 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो हाइपोटेनस है वो आपका 39 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कैसे समझ में आया भाई, राइट एंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे जो आपको रेशियो दिया गया था साइड का, उसमें 5 आपका बेस और 12 आपका जो है हाइट। तो यहां से आपको क्या मिल गया, ये जो है इस रेशियो में साइड दी गई थी, जो आपका क्षेत्र कितना 270, तो आपका 1 का मान कितना आ गया 3, तो उनकी साइड्स कितनी हो गई आपकी 15 एंड 36। अब आपको निकालना है वहां पे हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है आपका रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर आ जाएगा आपका 1521, जो कि आपका होता है 39 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा आपका 39 सेंटीमीटर सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 6:3:4:5। The smallest angle of a triangle is 1/4 of the largest angle of the quadrilateral. The largest angle of the triangle is 10 degree more than the second largest angle of the quadrilateral. What is the second largest angle of the triangle? एक चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है बताइए भाई, 70 डिग्री है, 40 डिग्री है कि 45 डिग्री है कि 38 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको जो है चतुर्भुज दिया गया है और आपसे जो है कोण का पूछा गया है, क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और आपसे ट्रायंगल का पूछा गया। बताइए भाई कैसे सॉल्व होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है, उलझना नहीं है आपको, बस एक एक पॉइंट को आप पढ़ते जाएं, उसको क्लियर करते जाएं, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है सर इतना बड़ा क्वेश्चन, सर ये तो बहुत, भाई ये तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा तब इतना बड़ा दिख रहा है आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन तो केवल इतना ही है ना, लेकिन फिर भी आप देख के डरते सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे। तो क्वेश्चन जितना बड़ा होता है उतना आसान होता है। देखिए कैसे कह रहा है कि द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 6:3:4:5। अब आपको पता है अगर आप चतुर्भुज के एंगल की बात करें तो टोटल जो उनका सम है वो 360 होता है। चारों जो एंगल हैं उनका टोटल सम कितना होता है आपका 360 होता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखें अगर आप मान लें कि ये चारों एंगल आपका 6:3:4:5 के रेशियो में थे, इन चारों का जो है सम कितना होगा जरा ऐड कर लीजिए। तो इन चारों का जो सम है, इन चारों का जो सम है वह किसके बराबर में होगा। तो आपने कहा इन चारों का जो सम है वो बराबर में होगा 360 के।
क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग है वो 360 होता है। क्लियर है? तो इन चारों का जो टोटल सम है वो 360 के बराबर होगा। तो यहां कितना हो जाएगा, देखो 5 4 9 3 12 6 18, ठीक है ना। तो 18 इक्वल टू हो जाएगा 360, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 20। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? 18 से आपने डिवाइड कर दिया, 18 टू जा 36 होता है, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 20। अब इस 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पे, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 20, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 20, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 20, और यहां पे हो जाएगा आपका 5 इंटू 20। तो एक एंगल कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 120, ये एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा आपका 80 डिग्री, और ये एंगल हो जाएगा आपका 100 डिग्री। ठीक है ना। एक एंगल हो गया 120 डिग्री, एक एंगल हो गया 60 डिग्री, एक एंगल 40 डिग्री 80 डिग्री, और एक एंगल आपका 100 डिग्री का। ठीक है ना। कितने डिग्री का, 100 डिग्री का। डिग्री ऐसे लगा दो सब में, ठीक है ना, ये डिग्री, ठीक है ना, ये डिग्री। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि अब बात हो रही है ट्रायंगल की, तो हमने जो है क्वाड्रिलेटर के सारे अलग अलग ट्रायंगल निकाल लिए। सबसे बड़ा ट्रायंगल है आपका 120 डिग्री का, सबसे छोटा ट्रायंगल है आपका 60 डिग्री का। तो अब कहा गया कि एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। तो ट्रायंगल के 3 कोण होते हैं, ठीक है ना। अब जरा हम बात कर ले हैं ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल में कह रहा है कि एक जो उसका कोण है, ठीक है ना, वो क्वाड्रिलेटर के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। तो क्वाड्रिलेटर के सबसे बड़ा कोण कितना है आपका 120 का 1/4 कितना हो जाएगा आपका 30। तो एक आपका है इसका 30 डिग्री का एंगल है। दूसरा कह रहा है दूसरा एंगल है वो आपका त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण जो है आपका चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। ठीक है ना भाई। सबसे छोटा कोण कितना था, सबसे बड़े कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 था, अर्थात 30 डिग्री। जो ट्रायंगल का सबसे बड़ा कोण है वो चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। तो आपका क्वाड्रिलेटरल का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है 100 डिग्री। 100 डिग्री से वह आपका 10 डिग्री ज्यादा है, अर्थात वह है आपका 110 डिग्री। कितना है 110 डिग्री। तो तीनों कोणों का जो योग है वो आपका 180 डिग्री होता है ट्रायंगल में। तो आपने कहा कि अगर मैं वो तीसरा कोण ए मान लेता हूं, तो a प्लस 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका 180। मैंने वो तीसरा कोण माना है ट्रायंगल में ए, ठीक है ना। ये एक कहां से आया ये कंफ्यूज मत होइएगा। ये तीसरा ट्रायंगल माना गया है जो आपका ट्रायंगल में निकल के आएगा, वही तीसरा ट्रायंगल तो हमें बताना है। तो यहां पे जरा देखें, ये a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 140 डिग्री, 140 डिग्री। तो ये a इक्वल टू आ जाएगा आपका 40 डिग्री, अर्थात जो वो तीसरा एंगल है, ठीक है ना। तो त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है 40 डिग्री का, क्योंकि पहला सबसे बड़ा है आपका 110 डिग्री का, दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा 40 डिग्री का, और तीसरा हो जाएगा आपका 30 डिग्री का। तो 40 डिग्री आपका सही आंसर आएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भाई ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री। एक आपका 110 है, एक 30, एक दोनों को माइनस कर दो इससे, आपको तीसरा एंगल मिल जाएगा। तो यहां पर तीसरा एंगल कितना आ जाएगा 40 डिग्री, जो दूसरा सबसे बड़ा एंगल होगा ट्रायंगल में। क्लियर है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन करें द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। द एंगल ऑफ द ट्रायंगल किसमें, किस रेशियो में भाई 2:3:4 रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल एंड थ्राइस द सेकेंड लार्जेस्ट एंगल टुगेदर।
तो यहाँ पे दिया गया है एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने का मिलकर योग क्या होगा? बताइए भाई, 285 डिग्री होगा, 310 डिग्री होगा कि 245 डिग्री होगा कि नन ऑफ दीज होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दें भाई, इसका क्या होगा सही आंसर? तो अगर मैं बात करूं ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? तो आपने कहा कि तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। यहां पे जो इनका रेशियो दिया गया है, जो ट्रायंगल का रेशियो दिया गया है, ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल जो है किस रेशियो में दिए गए हैं? 2:3:4। इनका टोटल सम किसके बराबर हो जाएगा? 2 + 3 + 4 = 180। क्योंकि ट्रायंगल के जो है तीनों एंगलों का जो टोटल सम है वो 180 डिग्री होता है। तो 2 + 3 + 4 = हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको जरा इनको ऐड कर कितना आ जाएगा? 4 3 7 2 9 9 = आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये 1 = कितना हो जाएगा? ये 1 = हो जाएगा आपका 20 डिग्री। यहां तक मेरी बात सबको समझ में आई भाई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? भाई 9 = 180 डिग्री, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 डिग्री। 9 से डिवाइड कर दें तो 9 2 18 होता है। देखो जरा इसका यहां मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 × 20, ये हो जाएगा 3 × 20 और ये हो जाएगा आपका 4 × 20। तो ये आपका जो एंगल है कितना हो जाएगा आपका? 40 डिग्री। एक एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री और एक एंगल हो जाएगा आपका 80 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका? 80 डिग्री। अब जरा देखें, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। अब देखो स्मॉलेस्ट एंगल क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉलेस्ट एंगल क्या है आपका? तो आपने कहा स्मॉलेस्ट एंगल है आपका 40 डिग्री। ठीक है ना? सबसे छोटे कोण के दुगने, तो 40 का आपका 2 टाइम्स। ठीक है ना? 40 का 2 टाइम्स, आपने कहा 40 × 2 प्लस दूसरे सबसे बड़े कोण के दुगने। तो सबसे जो आपका लार्जेस्ट एंगल है वो 80 डिग्री है, सेकेंड लार्जेस्ट एंगल आपका 60 डिग्री है, इसका 3 गुना। तो 60 × 3, इसका सम आपको बताना है। तो ये जाएगा 80, ये हो जाएगा आपका 180। जरा सम करिए कितना आएगा? ये डिग्री में आएगा जो भी आएगा, ये जाएगा आपका 260 डिग्री। 260 डिग्री आएगा। ठीक है ना भाई? 80 हो जाएगा आपका 160, 100 पहले से 260 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, नन ऑफ दीज। क्योंकि जो आंसर वो आपका आ जाएगा कितना? 260 डिग्री। तो डी ऑप्शन सही आंसर होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? समझ में आया कैसे? भाई ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जो सम है 180 डिग्री होता है। तो 2 + 3 + 4 = 180 डिग्री। तो जाएगा 1 = 20 डिग्री। तो उसके जो एंगल है कितने आ जाएंगे आपके? 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। तो सबसे बड़ा एंगल कितना होगा? 80 डिग्री का, उससे छोटा 60 डिग्री का, सबसे छोटा 40 डिग्री का। तो सबसे छोटे का 2 गुना, सबसे सेकंड लार्जेस्ट का 3 गुना का सम कितना हो जाएगा आपका? 260 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 4 vessels contain mixtures of milk and water in the ratio 5:3, 2:1, 3:2 and 7:4 respectively. In which vessel the amount of milk relative to water is the least? ठीक है ना? vessel the amount of milk relative to water is the least। 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 तथा 7:4 के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? बताइए भाई। 4th, 3rd, 2nd की 1st। तो सब में आप जो है क्या बताया? किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? तो यहां पे दिया गया है 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी क्रमशः जो है 5:3, 2:1, 3:2
और 7:4 के अनुपात में है। तो किस अनुपात में होगी बताइए भाई, पहले में, दूसरे में, तीसरे में कि चौथे में? ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? बताइए भाई, किस में होगा, पहले में कि दूसरे में कि तीसरे में कि चौथे में? तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे पहले में निकालता हूं, फर्स्ट में, ठीक है ना। अब मैं किसकी मात्रा निकालूंगा भाई? दूध की मात्रा चारों में निकाल लूं। दूध की मात्रा चारों में मैं निकाल लेता हूं, जिसमें सबसे कम होगी वही मेरा आंसर होगा। तो जैसे सबसे पहले पहले में निकालता हूं, ठीक है ना, मैं निकालता हूं यहां पे किसकी मात्रा? मिल्क की, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ मिल्क, ठीक है ना। मैं निकालता हूं अमाउंट ऑफ मिल्क, अमाउंट ऑफ मिल्क, ठीक है ना। तो जैसा जरा सबसे पहले फर्स्ट विशेष की बात करते हैं, फर्स्ट की बात करते हैं। जरा देखें भाई फर्स्ट में कितना है। तो आपने कहा फर्स्ट का जो आपका दिया गया 5:3 दिया गया है, 5:3 दिया गया है। तो 5:3, अब देखो किसका है आपका? मिल्क एंड वाटर। पहला मिल्क है, दूसरा वाटर है। ध्यान रखिएगा, जिस सीक्वेंस में दिया जाएगा उसी सीक्वेंस में वहां पे रेशियो भी लिया जाएगा। तो मिल्क और फिर वाटर दिया है, तो पहला जो है वो मिल्क का, दूसरा वाटर का है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट में कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 5 आपका मिल्क है, कितने में? 8 में, ठीक है ना। अब इसका मैं परसेंटेज निकाल लेता हूं, तो इनटू में 100 कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 500/8। जरा 8 का यहां पे आप भाग दीजिए भाई, परसेंटेज में निकालूंगा, मुझे आसानी से आंसर आ जाएगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करना पड़ता है, तो इंटू 100 कर दिया, 500/8 आ गया। जरा इसमें इसका भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 8 6 जा 48, बचेगा 2, तो 2 0 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, ये हो जाएगा आपका 62.5%। ये किसका अमाउंट है? ये अमाउंट ऑफ मिल्क है, मिल्क की मात्रा है। ध्यान रखिएगा कितना है पहले पात्र में? 62.5% है। जरा सेकंड की बात कर लेते हैं। अब जरा हम बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। जरा सेकंड की बात करें, सेकंड में जो है किसका रेशियो? 2:1 है। सेकंड में 2:1 है, अर्थात 2 भाग है। 2 भाग किसमें से? आपका 3 भाग में से, इनटू हो जाएगा 100। इसको आप लिख सकते हैं 200/3 लिख सकते हैं। जरा देखिए 2 6 जा 18, ठीक है ना, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 3 6 जा 18.66, यही परसेंट तो आएगा, ठीक है। 2 हर बार बचेगा, हर बार 20 होगा, हर बार 6 आ जाएगा, तो 66.66% हो जाएगा। अगला जो थर्ड है, थर्ड में कितना है देखो जरा। अगर मैं बात करूं थर्ड की, अगर मैं थर्ड की बात करूं, तो आपने कहा थर्ड में जो मिल्क की मात्रा कितना? 3:2 है। तो थर्ड में जो आपका मिल्क है वो 3 है, कितने में से? 5 में से, क्योंकि टोटल मात्रा 5 हो जाएगी, उसमें 3 आपका मिल्क है, इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 300/5, अर्थात ये हो जाएगा आपका 60%। कितना हो जाएगा? 60%। जरा फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ में भाई कितना आएगा मिल्क? जरा फोर्थ में देख लें। तो अगर हम फोर्थ विसल की बात करें, तो इसमें जो रेशियो है आपका 7:4 है, अर्थात आपका जो यहाँ पे मिल्क है वो 7 है। टोटल कितना है आपका? 11 × 100, ये हो जाएगा आपका 700/11। 700/11 कितना हो जाएगा आपका? 11 6 जा 66, कितना बचेगा आपका? 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, ठीक है ना। और 40 तो 11 3 जा 33, फिर आपका 7 बचेगा, 0.11 6 जा आपका यही आएगा 63.63, ये परसेंट में आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा? 63.63, 63.63 ये परसेंट में आएगा, ठीक है ना। ये आगे बढ़ता हुआ जाएगा। तो देखिए अब सब में सबसे कम परसेंट मिल्क का किस पात्र में है? पहले में कि दूसरे में कि तीसरे में कि चौथे में? तो आपने कहा सबसे जो कम है वो आपका थर्ड में है। कितना? 60%। सबसे कम आपका थर्ड में है 60%। फर्स्ट में 62.5% है, सेकंड में 66.66% है। ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। 66 आगे आएगा,
फोर्थ में आपका 63.63% है। तो सबसे कम किसमें, थर्ड वाले में 60%। अगर पूछता कि सबसे ज्यादा किसमें होगी, तो सबसे ज्यादा होगा आपका जो है किसमें, सेकंड में। तो सबसे कम मात्रा है किसमें, आपकी थर्ड में। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। थर्ड में जो है, जो तीसरा आपका विषय है, उसमें सबसे कम है आपका जो है दूध पानी के सापेक्ष। क्लियर है? तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 60 लीटर मिक्सचर इज 3:1। हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड टू मेक दिस रेशियो 2:1। एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, ठीक है ना। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? 6.5 लीटर, 9 लीटर, 7.5 लीटर कि नन ऑफ दीज। तो जरा देखिए यहां पे, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि उसमें जो आपका एक पात्र है उसमें कितना पानी और कितना दूध है, तो यहां पे जो उनका रेशियो दिया गया है, अगर मैं बात करूं मिल्क और वाटर के रेशियो की, मिल्क और वाटर के रेशियो की, तो ये दिया गया आपका कितना, 3:1, 3:1 दिया गया है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं इनकी टोटल की कितना दूध कितना पानी है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 3 + 1 = 60 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 = 60, तो ये हो जाएगा 1 = आपका हो जाएगा 15, ठीक है ना। 4 से जब आप डिवाइड करेंगे 60 को तो 15 आ जाएगा। तो 1 = हो जाएगा आपका 15। तो 15 × 3, 15 × 3, 15 × 3 एंड 1 × 15। तो ये जो रेशियो बनेगा कितना बनेगा आपका, 45:15 बनेगा। 45:15 बनेगा, अर्थात 45 मिल्क है और 15 आपका वाटर है। 45 लीटर दूध है, 15 लीटर उसमें पानी है। बात समझ में आ गई? 60 लीटर के उस मिक्सचर में आपका 45 लीटर दूध है और 15 लीटर क्या है, पानी है। अब जरा देखें, अब इसमें मिलाना क्या है, हमें पानी मिलाना है। मिलाना क्या है, हमें पानी मिलाना है। किसमें, आपका जो 45:15 में आपका जो ऐड करना है वो पानी ऐड करना है, ताकि जो रेशियो 2:1 हो जाए। तो देखो जरा, अब आपने माना कि पानी हम x मिलाते हैं, ठीक है ना, x मिला लेते हैं। तो यहां पे देखो, या कुछ भी y मिला लेते हैं। देखो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, 45/15 में हमने y लीटर पानी मिला दिया, जिससे रेशियो आपका 2/1 हो गया। भाई 45 लीटर दूध है, 15 लीटर पानी है, तो हमको पानी ही तो मिला, कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। तो हमने 15 में प्लस y लीटर पानी कर दिया। अब यहां पे y की मात्रा मिल जाएगी, y का आंसर मिल जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। जरा देखो कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 1 का इधर कर दो, 2 का इधर कर लो, कितना आ जाएगा, हो जाएगा 45 = हो जाएगा आपका 30 प्लस हो जाएगा 2y। तो 2y = कितना आ जाएगा आपका, 45 - 30, तो यह जाएगा 2y = 15। तो y = कितना आ जाएगा, तो y = हो जाएगा आपका 15/2। तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो y = हो जाएगा आपका 7.5 लीटर आएगा, 7.5 लीटर आएगा, ठीक है ना। तो जो पानी की मात्रा कितनी मिलाई जाएगी आपकी, 7.5 लीटर मिलाई जाएगी, जो हमने की y मानी थी, ठीक है ना। हमने क्या माना था, y माना था। तो जो पानी की मात्रा है वो 7.5 लीटर मिला देंगे अगर इसमें, तो हमारा जो रेशियो हो आपका 2:1 बन जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ रही है, ठीक है ना। हमको भाई पानी मिलाना था, दूध हमारा वही रहना चाहिए, पानी हमें मिलाना था, तो 7.5 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इतना पानी हम उसमें मिला देंगे तो हमारा जो रेशियो है वो 2:1 बन जाएगा, दूध और पानी का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ 35 लीटर मिक्सचर इज 5:2। If 5 liters of milk is added to it, what will be the ratio of milk and water in the new mixture? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई ये। एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध
और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बताइए भाई, 3:2 होगा, 4:5 होगा, 3:1 होगा कि 1:3 होगा? तो यहां पर देखो मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो दिया गया है 5:2। अब सबसे पहले हम क्या पता कर लेते हैं कि जो हमारा ये पात्र है इसमें दूध कितना है, पानी कितना है। तो आपने कहा कि अगर हम यहां पे देखें तो जो हमारा रेशियो का टोटल है वो 5+2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 35 के। तो हो जाएगा आपका 7 = 35 के, तो 1 = हो जाएगा आपका 5 के। इतनी बात मेरी समझ में आ गई भाई। यहां पे हो जाएगा 1 = 35/7, 7 5 जा 35, तो 1 = आ जाएगा आपका 5। तो अगर मैं मिल्क की बात करूं तो कितना हो जाएगा आपका 5 × 5, और वाटर की बात करूं तो कितना हो जाएगा 5 × 2, तो हो जाएगा आपका 25:10। अब देखो हमको मिलाना कैसे, 5 लीटर दूध और मिलाना है इसमें भाई। ये इसमें अब हमको क्या करना है, 5 लीटर दूध और मिला देना है। तो अगर हम इसमें 5 लीटर दूध और मिला देते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये 30 हो जाएगा, और ये तो 10 ही रहेगा ना, पानी आपका 10 ही लीटर है, ठीक है ना। 0 0 कट गया, जो नया रेशियो 3:1 आ जाएगा। जो नया रेशियो 3:1 हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भाई मिल्क कितना था 25, वाटर कितना था 10, उसमें 5 लीटर दूध हमें और मिलाना तो कितना हो जाएगा अब दूध 30 लीटर, पानी तो आपका 10 का 10 ही रहेगा। तो यहां पे आ जाएगा 3:1 का रेशियो अब बन जाएगा आपका मिल्क एंड वाटर में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 2 vessels A and B contains mixture of milk and water in the ratio 5:3 and 2:3 respectively. In what ratio should these mixtures be mixed to so that the new mixture contains half milk and half water? दो बर्तनों A तथा B दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में हैं। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए? बताइए भाई, 7:8 में कि 11:12 में कि 4:5 में कि 21:23 में, किस रेशियो में इसको मिलाया जाएगा? बताइए भाई, ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहां पर देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हमने माना कि उनको जो है किस अनुपात में मिलाया जाए कि आधा पानी और आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो हमने माना कि लेट द रेशियो इज A:1, ठीक है ना। A:1 के रेशियो में मिलाया जाएगा, ठीक है ना, दूध और पानी का। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अमाउंट ऑफ मिल्क। सबसे पहले हम निकालते हैं अमाउंट ऑफ मिल्क, ठीक है ना। जरा देखें भाई अमाउंट ऑफ मिल्क कितना आएगा। सबसे पहले हम यहां से अमाउंट ऑफ मिल्क निकाल लेते हैं। देखो तो पहले में देखो ये आपका पहला जो आपका दिया गया वो मिल्क का, दूसरा आपका वाटर का है। तो आपने क्या किया कि पहले आपने अमाउंट ऑफ मिल्क निकाला, तो यहां से लिया गया आपका 5, इससे लिया गया आपका A और इससे लिया गया आपका 1, ठीक है ना भाई। A रेशियो 1 है, इससे A भाग लिया जाएगा, इससे 1 भाग लिया जाएगा। तो यहां पे अगर देखें तो कितना हो जाएगा, ये 5A अपॉन हो जाएगा आपका 8 प्लस 2 अपॉन हो जाएगा आपका 5। क्योंकि यहां से 1 पार्ट लिया गया, 1 × 2/3 हो जाएगा। अब जरा देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको जरा सॉल्व कर लें। हो जाएगा आपका 40, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। तो 8 5 जा 40, 5 5 जा 25 और 25A हो जाएगा प्लस 5 8 जा 40, 8 2 जा 16। तो ये हो जाएगा आपका 25A + 16 अपॉन 40। ये किसकी मात्रा हो गई, ये मिल्क की मात्रा हो गई उस मिक्सचर में। अब अगर मैं निकाल लूं कि जो है अमाउंट ऑफ वाटर, अगर मैं निकालूं अमाउंट ऑफ वाटर,
अमाउंट ऑफ वाटर कितना आएगा, अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा मिक्सचर में, ठीक है ना। तो यहां पे आपने कहा कि वाटर कितना पहले में 3, तो हो जाएगा 3a/8 प्लस 3/5। इसका भी रेशियो कितना, इसका भी ऐसे कितना जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 5 जा 40, 5 3 जा 15, a प्लस a 8 3 जा 24, कितना हो जाएगा भाई 8 5 जा 40, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 8 3 जा 24। अब ये आ गया अमाउंट ऑफ मिल्क, ये हो गया अमाउंट ऑफ वाटर। अब इन दोनों को आप बराबर कर लीजिए, यहां से आपको एक ही वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो जरा देखिए भाई इन दोनों को जरा बराबर करें, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25a प्लस 16/40 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 15a प्लस 24/40। तो यहां से 40 से 40 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा आपका, ये बचेगा 25a प्लस 16 इक्वल्स टू हो जाएगा 15a प्लस 24। अब जरा इसको आगे सॉल्व करिए, इसको जरा यहां पे सॉल्व कर लीजिए। अभी कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका a एक तरफ कर लो तो कितना हो जाएगा आपका, ये 25a माइनस 15a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 24 माइनस 16 हो जाएगा। ये कितना बचेगा 10a इक्वल्स टू बचेगा आपका 8, तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका 8/10। किससे कटेगा ये आपका जो है 2 से, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो यहां पे देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, a इक्वल टू आ गया आपका 4/5। यहां पे किस रेशियो में हमें मिलाना था, हमें किस रेशियो में मिलाना था, a रेशियो 1 में, हमें किस रेशियो में मिलाना था, a रेशियो 1 में हमने मिलाया था। तो हो जाएगा 4/5 रेशियो 1, तो ये आ जाएगा आपका 4/5, 4/5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना भाई। a रेशियो 1 हमने माना था, a की वैल्यू कितनी आ गई 4/5, तो 4/5 रेशियो 1 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई इधर हम कर देंगे, कितना आ जाएगा 4/5 आपका आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 3 इक्वल ग्लासेस कंटेन मिक्सचर्स ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशियो 3/4, 4/5 and 5/6, okay, respectively. If these mixtures are inverted and mixed in a new glass, what will be the ratio of spirit and water in the new mixture? ठीक है, 3 बराबर गिलासों में स्पिरिट तथा पानी के मिश्रण क्रमशः 3:4, 4:5 तथा 5:6 के अनुपात में हैं। इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलटकर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा, बताइए भाई। 920/1265 होगा कि 405/761 होगा कि 920/1159 होगा कि नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको क्या करना है कि स्पिरिट और पानी को दोनों में जो है अलग अलग मिला देना है, ठीक है ना। उलटकर मिला दिया तो नए मिश्रण में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा, तो दोनों से जरा अलग अलग निकालो भाई, उन दोनों में टोटल कितनी मात्रा है स्पिरिट की और पानी की। तो अगर दोनों को हम मिलाते हैं तो कितना टोटल मिक्सचर आपका बन जाएगा। तो यहां पे जरा देखें, अगर हम पहले ग्लास में बात करें तो आपका जो है 3/4 दिया गया है, पहला स्पिरिट है, दूसरा वाटर है। दूसरे में दिया गया है 4/5 और तीसरे में दिया गया आपका 5/6। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं अमाउंट ऑफ स्पिरिट की, अगर मैं यहां पे बात करूं अमाउंट ऑफ स्पिरिट की, अगर मैं बात करूं अमाउंट ऑफ स्पिरिट की, ठीक है ना, अर्थात जो आपका है उसमें स्पिरिट की मात्रा कितनी है, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ स्पिरिट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर ये कितना आएगा,
जरा उसकी चर्चा पहले हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अमाउंट ऑफ स्प्लिट की। देखिए जरा, अगर हम पहले रेशियो में बात करें कि स्प्लिट कितना है, तो आपने कहा 3 अपॉन कितना हो जाएगा 7 भाई टोटल पार्ट 7, उसमें से 3 आपका स्प्लिट है, प्लस दूसरे में हो जाएगा आपका 4 अपॉन 9 और तीसरे में हो जाएगा आपका 5 अपॉन 11 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 7, 9 और 11 का आपका एलसीएम कितना होगा, तो आपने कहा कि 7 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका 63 इंटू 11 कर दो, कितना हो जाएगा 11 3 जा 33, 3 बचेगा, 11 6 जा आपका हो जाएगा 66 और 3 हो जाएगा 69, 693। इनका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा आपका 693 होगा, ठीक है ना। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 693 होगा, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए जब यहां पर आप जो है इसका भाग देंगे कितनी बार आएगा, तो 7 9 जा 63, ठीक है ना, 63 फिर बचेगा 663, तो ये 99 आएगा, ये 99 आएगा। जब आप 7 से डिवाइड करेंगे 693 को, तो 99 आएगा। और जब आप 99 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये 99 होगा। तो जरा 99 का मल्टीप्लाई करिए 3 में, कितना आएगा, तो 3 9 जा 27, 2 कैरी हुआ, 3 9 जा 27 और 2 कितना हो जाएगा 27 और 2 हो जाएगा आपका 29। क्लियर है भाई, जब 99 में आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा 27, 2 कैरी होगा, 3 9 जा 27, 2 हो जाएगा 29, तो आ जाएगा आपका जो है कितना 297 प्लस ये कितना हो जाएगा आगे 9 का जरा करिए, तो 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, तो आपका 77 आएगा। ये कितना आएगा आपका 77 आएगा। 77 का मल्टीप्लाई करिए 4 में, 77 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 में, 4 7 जा 28, 2 कैरी हुआ, 4 7 जा 28 और 2 कितना हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा 308, ये हो जाएगा 308 प्लस। अब जरा मल्टीप्लाई करिए आप जो है 11 का जरा करिए, इसमें भाग दीजिए 693 में, कितनी बार जाएगा, तो 11 6 जा 66, कितना बजेगा आपका 3, तो 63 टाइम जाएगा, 63 में मल्टीप्लाई करिए आप 5 का, 63 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 1 कैरी हुआ, 5 6 जा 30 और 1 हो जाएगा 31, तो 315 हो जाएगा, 315 होगा। अब जरा इसको देखिए कितना आ जाएगा, इसको जरा ऐड करिए, टोटल कितना होगा, ये जाएगा आपका जो है 8 7 15, ठीक है ना, सॉरी 8 7 15 5 20, तो 0 आ जाएगा, 2 आपका कैरी हो जाएगा, 2 1 3 9 3 12, तो 2 आपका 1 कैरी हो गया, 3 3 6 2 8 1 9, 920 अपॉन 693, ये तो हो गया आपका अमाउंट ऑफ स्प्लिट। अब जरा बात कर लेते हैं अमाउंट ऑफ वाटर की। अब जरा बात कर लें अमाउंट ऑफ वाटर की, अमाउंट ऑफ वाटर की जरा बात कर लेते हैं, जरा वाटर की बात करते हैं। देखो भाई वाटर कितना है इसमें, देखें जरा, तो यहां पे देखो क्या 3:4 है, तो इसमें जो आपका पानी है वो कितना है आपका, वो है 4, तो पहले हो जाएगा आपका 4 अपॉन 7 प्लस इसमें कितना है आपका 5 अपॉन 9 प्लस यहां कितना है आपका 6 अपॉन 11। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, इनका एलसीएम हो जाएगा 693, कितना एलसीएम होगा 693, 7 9 11 का एलसीएम कितना होगा 693। अब देखो यहां पे जब 7 का भाग देंगे तो 99 आएगा, कितना आएगा 99 आएगा, तो 99 इंटू 4 करिए कितना आ जाएगा, 4 9 जा 36, 3 कैरी हुआ, 4 9 जा 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, ठीक है ना, तो हो जाएगा 396 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। जब यहां पे आप भाग देंगे तो 77 आएगा, तो 77 इंटू 5 कर दीजिए, 77 इंटू 5 करिए, 5 7 जा 35, 3 कैरी हुआ, 5 7 जा 35 और 3 हो जाएगा 38, 385,
385 प्लस यहाँ पे आपका कितना आएगा 63 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 का, 6 3 जा 18, 1 कैरी हुआ, 6 6 जा 36 और 1 हो जाएगा 37, 378 होगा। अब जरा इनको आपस में ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, जरा ऐड करिए कितना आएगा, देखें जरा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 6 5 11 और 8 11 8 19, तो ये 9 आ जाएगा, 1 कैरी हुआ, 7 1 8 8 8 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 और 9 हो जाएगा 25, तो 5 2 कैरी हो गया, 3 3 6 3 9 9 2 11 बटे कितना हो जाएगा आपका 693। अब देखो अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, तो आपने कहा अमाउंट ऑफ वाटर हो गया 1159 अपॉन 693, अमाउंट ऑफ स्पीड कितना है 920 अपॉन 693। इन दोनों को जरा बराबर कर दीजिए, तो 920 अपॉन 693 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1159 अपॉन हो जाएगा 693, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इनका जो रेशियो बनेगा, नहीं रेशियो है ना, तो यहाँ पे रेशियो लगा दो, इस रेशियो मिलाया जाएगा, इस रेशियो में इनको मिलाया जाएगा, इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इनका रेशियो निकल के आ जाएगा 920 रेशियो 1159। अब ये किसी एक ही संख्या से डिविजिबल नहीं है, इसलिए आंसर इसका यही आएगा 920 रेशियो 1159। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। इस अनुपात में इनको मिलाया जाएगा, ठीक है। तो आपने अमाउंट ऑफ स्पीड निकाल लिया, आपने अमाउंट ऑफ वाटर निकाल लिया, दोनों का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा आपका 920 रेशियो 1159। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। A and B are two alloys made by mixing gold and copper in the ratio 5:3 and 5:11 respectively. A third alloy C is formed by melting equal parts of these two metals. What will be the ratio of gold and copper in C? ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने और तांबे को क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा, बताइए भाई। ए बी सी और डी में से कौन सा आंसर आपका सही होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, बताइए। ए बी सी और डी में से कौन सा सही आंसर होगा। तो आपने कहा कि यहां पे देखें, तो सबसे पहले हम ए की बात, अब ए में है आपका जो रेशियो है, ए में जो रेशियो दिया गया कितना दिया गया 3:5, और जो बी में दिया गया है उसका रेशियो दिया गया आपका 5:11। ओके, कितना दिया गया 5:11 दिया गया है। अब अगर हम इससे जो है सबसे पहले निकाल लेते हैं अमाउंट ऑफ जो है गोल्ड एंड अमाउंट ऑफ जो है कॉपर, ठीक है। तो यहां पे जो है और किस रेशियो मिला जाएगा वहां आसानी से आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो अगर मैं यहां पे गोल्ड की बात करता हूं, सबसे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ गोल्ड की कितना आएगा। आपने कहा पहले में है 3/11 प्लस दूसरे में है 5/16, 3/8 है, सॉरी 3/8, क्योंकि टोटल आपका 8 है, उसमें 3 आपका क्या है गोल्ड है, क्योंकि गोल्ड और तांबे का कॉपर का ही तो मिक्सचर है। तो पहला गोल्ड है, दूसरा आपका दूसरा रेशियो किसका है कॉपर का है, तो 3/8 प्लस 5/16, ठीक है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 16, 8 2 जा 16, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, प्लस आपका हो जाएगा ये 5, प्लस हो जाएगा आपका ये 5, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका 5, तो ये हो जाएगा कितना 11/16, कितना हो जाएगा आपका 11/16। यहां तक बात क्लियर हुई, ठीक है ना। कितना आ जाएगा आपका 11/16 आ जाएगा, क्लियर है। कितना आ जाएगा आपका 11/16 आ जाएगा। आगे जरा जो बात कर लेते हैं कॉपर की, बात कर लेते हैं कॉपर की, बात कर लेते हैं कॉपर की। कॉपर का क्या आएगा देखो जरा,
तो यहां पे जो है आपका जो है पहला, अच्छा एक मिनट रुकिएगा, पहला मिक्सचर क्या दिया गया, 5:3 दिया गया है। हमने यहाँ पे 3:5 लिख दिया है, नहीं फिर आंसर गलत हो जाएगा लास्ट में भाई, इसको फिर से करना पड़ेगा। ये आपका 5:3 है, 5:3 है, कोई बात नहीं फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे ये दिया है आपका 5:3, ठीक है ना। जो गोल्ड है वो कितना आएगा जरा देखते हैं भाई, देखो कितना आ जाएगा, ये 5/8 प्लस 5/16, इनका जो एलसीएम है वो 16 होगा। 8 2 जा 16, 5 2 जा हो जाएगा 10 प्लस 5, हो जाएगा आपका 15/16, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं कॉपर की, तो क्या दिया गया आपका, देखो 3/8 प्लस आपका हो जाएगा 11/16, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 16, कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, 3 2 जा 6 प्लस 11, ये हो जाएगा आपका 17/16। अब अगर दोनों को हम मिक्स करते हैं और तीसरा एलॉय हम सी बनाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ये मिलाया जाएगा 15/16 रेशियो 17/16 के इसमें 16 से 16 आपका कैंसिल हो जाएगा, 15:17 के रेशियो में ये इसमें मिलाया जाएगा, 15:17। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 15:17 के रेशियो में ये मिलाया जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भाई यहां पे आपने मान लिया कि ए से कुछ पार्ट आपने लिया, वह पार्ट आप मान लो आपने 1 मान लिया, ठीक है ना। जब आपने वह पार्ट 1 मान लिया तो 1 की मात्रा कितनी आ गई, 15/16 आ गई, ठीक है। इसी प्रकार से आपने मान लिया कि यहां से भी 1 पार्ट लिया गया जिसकी मात्रा 17/16 आ गई, तो इनको जो है जब इनके रेशियो को हम बनाएंगे तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा सॉरी 15:17 आपका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज की इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।